जिस तरह का स्नेह, आशीर्वाद और एनकरेजिंग फीडबैक मिल रहा है आप सभी से कार्बन क्रेडिट पर बने मेरे पहले वीडियो पे, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है और इससे जुड़े बिजनेस में ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो वाला वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन क्रेडिट के बिजनेस को करने की कंप्लीट प्रोसेस और कैसे आप अपना प्रोजेक्ट कार्बन ऑफसेटिंग स्कीम, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी, उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं और किन को ये बिजनेस करने से ज्यादा फायदा है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में किस किस एरिया में और किस किस तरह से कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए जा सकते हैं। और यहां हम जिस सिस्टम या मैकेनिज्म की बात करेंगे वो है यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इस सिस्टम को लाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जहां एक और डेवलपिंग कंट्रीज अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करते हुए कुछ कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट्स जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फॉरेस्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्रीज ये कार्बन क्रेडिट्स खरीद कर अपने एमिशन रिडक्शंस के टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। सीडीएम प्रोसेस के मल्टीपल स्टेप्स या स्टेजेस हैं और सबसे पहली स्टेज है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्ट प्रपोनेंट यानी जिसको ये प्रोजेक्ट लगाना है उसको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके उसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि ये होस्ट कंट्री यानी इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज के हिसाब से ओके है। दूसरा, एडिशनलिटी की क्लॉज को सेटिस्फाई करता है। एडिशनलिटी मतलब बिजनेस एज यूजुअल की स्थिति में, या यूं कहें कि अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं लगता तो कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता और आपके प्रोजेक्ट के लगने के बाद कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, यानी आप कितना एडिशनल रिडक्शन करने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में इस प्रोजेक्ट के थ्रू। इसमें एक और चीज है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए लीगली बाउंड हो तो फिर ये एडिशनलिटी क्लॉज को फुलफिल नहीं करेगा। जैसे अगर दिल्ली में आपको बसेस सीएनजी में ही चलाना कंपलसरी है एज पर लॉ, तो फिर आप ये बोल के कार्बन क्रेडिट्स अर्न नहीं कर सकते कि मैंने डीजल के बजाय सीएनजी में बसेस चला के इतना पॉल्यूशन कम कर दिया, क्योंकि वो तो आपको एज पर लॉ करना ही था, उसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है। तो ये सुनिश्चित करने के बाद कि आपके इस प्रोजेक्ट से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में कितना रिडक्शन होगा, आपको इसका एक प्रोजेक्ट आइडिया नोट बना के सबमिट करना होता है अपने कंट्री की डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी को। और इंडिया के अंदर आप नेशनल सीडीएम अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, उनकी वेबसाइट पे जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। होस्ट कंट्री यानी इंडिया की नेशनल सीडीएम अथॉरिटी अगर आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो वो इसे एंडोर्स करके या अप्रूव करके फॉरवर्ड कर देती है सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। क्योंकि इंडिया में नेशनल सीडीएम अथॉरिटी जनरली एडिशनलिटी एस्पेक्ट को बहुत डिटेल्स में चेक नहीं करती है और सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की सेल्फ डिक्लेरेशन के हिसाब से ही ओके कर देती है। इसी वजह से इंडिया के 40% प्रोजेक्ट्स सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सेकंड स्टेज पर ही। और अगर आपका प्रोजेक्ट ये इनिशियल स्क्रीनिंग से पास हो जाता है तो फिर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट यानी आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट पीडीडी तैयार करना होता है, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और इसमें आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, आप कैसे एमिशंस को मेजरमेंट करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ये सब मेंशन करना होता है। और फिर इस पीडीडी के बेसिस पे एक थर्ड पार्टी जिसे डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल एंटिटी या डीओई कहते हैं, उसके द्वारा प्रोजेक्ट का वैलिडेशन होता है। इंडिया में भी कुछ डीओईज हैं जो सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा एक्रेडिटेड है और वो ये वैलिडेशन का काम करने के लिए ऑथराइज्ड है, जैसे कि कार्बन चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक नोएडा बेस्ड कंपनी है। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट जिन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैलिडेट होगा
वो भी अलग अलग कंपनीज द्वारा सेट हो सकते हैं। और इसमें सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो है वेरा स्टैंडर्ड, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड इंडिया में ज्यादा चलता है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। वेरा यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और गोल्ड स्टैंडर्ड स्विट्जरलैंड बेस्ड। अच्छा, मैंने इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिए हैं। नेक्स्ट, डीओई आपका प्रोजेक्ट वैलिडेट करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेज देती है और वो 8 वीक्स के अंदर अपना डिसीजन दे देते हैं। या तो वो आपसे कोई फर्दर डिटेल्स मांग सकते हैं या फिर आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके बाद आप प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको एज ए प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग और उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट टाइम टू टाइम डीओई से प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन करवा के ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शंस का सर्टिफिकेशन करवा सकता है और फिर डीओई अपनी सर्टिफिकेशन रिपोर्ट भेज देती है सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, और उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव बोर्ड सीईआरस यानी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस या कार्बन क्रेडिट्स इश्यू कर देती है। और फिर ये कार्बन क्रेडिट्स कंसर्न रजिस्टर पर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और आप इनकी एक प्राइस सेट करके इनकी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जितने कार्बन क्रेडिट्स बिक जाते हैं या टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो रिटायर हो जाते हैं, उनका पैसा आपको मिल जाता है और बाकी कार्बन क्रेडिट्स आपके रजिस्ट्री में बैलेंस में दिखते रहते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया आपको काफी जटिल या कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी और हकीकत में है भी। दूसरा, इसमें काफी खर्चा भी हो जाता है और इसी कारण छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें रजिस्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें? इसके लिए आप एग्रीगेटर्स की हेल्प ले सकते हैं जो एक जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक यूनिट के रूप में रजिस्टर करवा देते हैं, जिससे पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, आप सीडीएम फैसिलिटेटर्स की हेल्प ले सकते हैं जो आपको एंड टू एंड कंसल्टेंसी दे सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर भी करवा सकते हैं। सीडीएम फैसिलिटेटर्स की डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी है। वैसे भी इंडिया में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स सोलर और विंड एनर्जी जैसे एरिया में ही रजिस्टर हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम हो रहे हैं। और इसके पीछे लैंड होल्डिंग की साइज छोटा होना तो कारण है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जिस तरह की ट्रेडिशनल खेती हमारे यहाँ होती है, और बल्कि ज्यादातर जगह भी वैसे ही होती है, वो नेट एमिटर है, नेट एब्जॉर्बर नहीं। यानी ये जितनी ग्रीन हाउस गैसेज मेनली CO2 पर्यावरण से सोखती है या एब्जॉर्ब करती है, उससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज ये पर्यावरण में वापस छोड़ देती है। हम वैसे जनरली सिर्फ इंडस्ट्री को जिम्मेदार मानते हैं सारे प्रदूषण के लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हम पर्यावरण को साफ करने वाला मानते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग के एंगल से, उसका 70% एमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है। मीथेन, जो कि 26 गुना ज्यादा हानिकारक है CO2 से, उसका भी करीब करीब 40% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से हो रहा है। और इसी कारण टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस का लगभग 20% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से है। और इसके पीछे मुख्य कारण है खेतों की जुताई या जो खोदना जमीन को, या टिलेज जिसको बोलते हैं, जिससे सॉइल इरोजन के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता में तो कमी आती है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का यूज और बिना सॉइल की रिक्वायरमेंट्स को समझे यूरिया या नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक प्रयोग, ये सब कारण है एग्रीकल्चर पॉल्यूशन के बढ़ने के। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को कार्बन ऑफसेटिंग स्कीम्स के अंदर रजिस्टर करवाना है तो उनको जीरो टिलेज फार्मिंग करनी होगी। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज बंद करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना होगा। अभी इंडिया में जिन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में अच्छा स्कोप दिख रहा है उनमें से एक है बैम्बूज की खेती, क्योंकि बैम्बू के अंदर कार्बन को कैप्चर करने की बहुत अधिक क्षमता है। दूसरा है एक नए तकनीक से चावल की खेती, जिसमें एक बार इरिगेशन करने के बाद उसको कंटिन्यूस पानी में रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यूस पानी में डुबाए रखने से बहुत ज्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप ये नए तरीके से चावल की खेती करके मीथेन का एमिशंस कम कर सकते हैं।
प्लस पानी की बचत और पानी को पंप करने में खर्च होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की बचत। तो इस तरह आप कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं चावल की खेती करके। वैसे अभी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत सरकार कार्बन क्रेडिट्स को लेकर कुछ पॉलिसीज लेकर आने वाली है, जिससे कि इंडिया में कार्बन मार्केट्स डेवलप हो। और हो सकता है 15 अगस्त को ही प्राइम मिनिस्टर कार्बन क्रेडिट को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स कर दें। देखते हैं। टिल देन टेक केयर। अच्छा, इस बार का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और हाँ, 15 अगस्त से याद आया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। जय हिंद,